अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम हमारा यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कवर किया था कि हमारे पास जो जनरल स्ट्रक्चर था कार्बोहाइड्रेट का वो क्या था। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स थे, हमें पता था। कार्बोहाइड्रेट में अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थे। इनके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सिल होता है। एल्डिहाइड हमेशा एंड ऑफ द चेन लगता है और कीटोन हमेशा मिडिल ऑफ द चेन लगता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे मौजूद होते हैं इसके अंदर। अब क्या होता है कि हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो हम कवर करना रह गए थे। अब क्या होता है जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर भी होते हैं और साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी होते हैं। अगर हम स्ट्रेट चेन की बात करें तो दैट मीन कोई भी ओपन चेन की फॉर्म में अगर हम लिखें, जैसे कि हमारे पास कार्बन CH2 प्लस CH2 प्लस नहीं डालेंगे हम, यहाँ पे सिंपल एक लाइन का निशान आता है और फिर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर इसके साथ CH2 आ जाएगा। अब दैट इज़ दिस ओपन स्ट्रक्चर। हमें पता चल रहा है इसके अंदर मीथेन ग्रुप यहाँ लगा है, हाइड्रोजन यहाँ लगा है, ऑक्सीजन यहाँ लगा है। और वहीं अगर हम देखें तो दूसरी तरफ हमारे पास हो जाता है कि हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये साइकिल की फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरी साइकिल बनी हुई है। साइकिल मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना हुआ है। जितने भी हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये पूरी डिटेल वीडियो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डाली हुई है, जिसको समझना है तो वो वहाँ से देख सकता है। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि सॉल्यूबल इन वाटर। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ना, सब कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, कुछ सॉल्यूबल होते हैं और कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं। और मोस्टली अगर हम देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास स्वीट इन टेस्ट पाए जाते हैं, यानी हमारे पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ही आप देख लें कितना मीठा होता है, फ्रूट्स हमारे पास मीठे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे पास शुगर इन टेस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोगों ने जो कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो बच्चों क्वेश्चन ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन या डिफाइन या इनलिस्ट द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट की हम दो कैटेगरीज में करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल उसकी बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं। और बेस्ड ऑन फंक्शन, मतलब आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है तो वो पूछ सकता है कि एलेबोरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑन द फंक्शन या बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर सिर्फ आप पे छोड़ सकता है कि आप क्या करें, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन को बता दें। फिर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बेस्ड ऑन फंक्शन वाला लिखते हैं या बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी वाला लिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास है कि बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स मतलब सबसे सिंपलेस्ट शुगर, ग्लूकोज फ्रक्टोसिस के अंदर आ जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है डाइसैकराइड, नंबर 3 पे है पॉलीसैकराइड। और अब इनके आगे इन्हीं की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अगर हम मोनोसैकराइड की बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाता है। ग्लूकोज हमने पढ़ा था हमारे पास अल्डोज शुगर होती है, और फ्रक्टोज हमने पढ़ा था कि हमारे पास कीटोज शुगर होती है। सिंपलेस्ट शुगर होती है, इनके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, या एक ही मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज का, जिसको हम मोनोसैकराइड्स कह रहे हैं। फिर दो मोनोसैकराइड मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, डाइसैकराइड। फॉर सपोज 1 + 1 = 2। अब एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल समझ लें, एक ये ग्लूकोज का, दो मॉलिक्यूल मिलकर कोई एक नया एलिमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन मौजूद होगी। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, डाइसैकराइड कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में क्या होगा कि अब हम इसमें देखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह बहुत लॉन्ग चेन चलती जाएगी। फिर एंड प्रोडक्ट में जो हमारे पास मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकराइड। और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, इसके अंदर हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन आ जाते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। हम लोगों ने पिछले पार्ट के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ग्लूकोज है, डायरेक्ट हमारा जो ब्लड है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल टू सेल करता है, हर एक सेल को हमारे ग्लूकोज की नीड होती है। देन उसके बाद
अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है और हमें वो उसकी नीड नहीं है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको स्टोरेज फॉर्म के अंदर यूज़ करती है। स्टोरेज फॉर्म में क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये भी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो सेव किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हो गए, प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज जमा हुआ होता है। आपने शेल्स देखे, अखरोट खाए ना, उसके ऊपर वाला जो शेल होता है वो पूरा मेनली सेलुलोज का बना हुआ होता है। कितना हार्ड होता है और अंदर उसको कितना सॉफ्ट जो होता है वो फ्रूट पाया जाता है उसका, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं। उसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका एक्सोस्केलेटन हमारे पास काइटिन का बना होता है। दैट मीन वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है और उसी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसके बेस पे हमारे पास क्या है, हम लोग इसको अगली स्लाइड्स में अब इन सबको अलग अलग करके डिस्क्राइब करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मोनोसेक्राइड। अब हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोसेक्राइड हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और इसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। जैसे आप लोगों ने एटम पढ़ा होगा कि एटम क्या होता है कि किसी भी मैटर का ऐसा एलिमेंट जिसको फर्दर ना तोड़ा जा सके उसको हम एटम कह रहे हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का ऐसा यूनिट जिसको हम फर्दर ना तोड़ सकें, फर्दर और आगे सिंपल ना बना सकें, उस यूनिट को हम कह सकते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को ना एज अ ब्रिक भी कह सकते हैं। जैसे कि हम कोई घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम एक ईंट लगाते हैं, उसके साथ दूसरी ईंट लगाते हैं, फिर तीसरी ईंट लगाते हैं और उसके नतीजे में हम एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। इसी तरह ये जो फर्स्ट ईंट हमने लगाई थी ना, ये हमारे पास मोनोसेक्राइड है, जो सबसे सिंपल है, सबसे आसान है। उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन्स तो हमारे पास ट्रायोज आ जाती हैं जिसमें ग्लाइसिल अल्डिहाइड आ जाता है, पेंटोज आ जाती है, 5 कार्बन वाले हेक्सोज आ जाते हैं, 6 कार्बन वाले जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज आ जाता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है मेटाबॉलिज्म के अंदर और हमें ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी देती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो डाइसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं हमारे पास, वही हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी डिस्कस किया कि 2 मोनोसेक्राइड्स मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स बना रहे हैं। अब कैसे, 1 + 1, अब मिलकर क्या हो रहा था, 2 बन रहे थे। अब 1 + 1 क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं कि डाइसेक्राइड के अंदर 2 मोनोसेक्राइड्स आते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं हमारे पास, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फॉर सपोज यहाँ हमने ग्लूकोज ले लिया, यहाँ पे हमने फ्रक्टोज ले लिया, ग्लूकोज मिलके बना फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर हमारे पास क्या बनाया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने मिलकर हमारे पास जो बनाया प्रोडक्ट वो बना सक्रोज। अब इन दोनों को बनने के दरमियान यहाँ पर ये जो अगर हम प्लस देखें तो ये जो प्लस है यहाँ पे एक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना था, यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड लगेगा जो सब एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करेगा। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ जोड़ा है तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा जिसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो 2 मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ के रखेगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन होंगे तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा, तो उनके दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड आएगा वो आएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जितने भी डाइसेक्राइड आपस में मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स आपस में मिलते जाएंगे, वो सब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से मिलते जाएंगे। अब एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे। अब हमने देखा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मिलकर सक्रोज बनाए थे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं इस हवाले से कि आपको दे दिया जाएगा कि सक्रोज जो है वो किससे मिलकर बना है। सवाल आएगा कि सक्रोज इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, इस तरह का, या फिर आपको एक सिंगल यूनिट दे दिया जाएगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बना रहा है, तो हमारे पास सक्रोज बना रहा है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर हमारे पास लैक्टोज बना रहा है जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, और हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं जिसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। ये हमारे पास ग्रेन्स में होता है, जैसे हमारे पास वीट हो गया, राइस हो गया, माइज हो गया, हमारे पास जवार हो गया, बाजरा हो गया, इसके अंदर हमारे पास माल्ट शुगर मौजूद होती है। और डाइसेक्राइड्स भी हमें क्या करता है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के अंदर क्या होता है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। लॉन्ग चेन्स होती है मोनोसेक्राइड्स की, 2 टाइप है, स्टोरेज भी और स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। अब स्टोरेज कैसे प्रोवाइड करते हैं अगर हम देखें तो लॉन्ग चेन है मोनोसेक्राइड की, स्टोरेज है प्लांट्स के अंदर।
पॉलीसेकेराइड प्लांट्स के अंदर फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टोर किया जाता है। अगर हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं ना तो इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड वो स्टोर नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होती हैं ग्लूकोज की, फिर जिसको तोड़ा जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है, करने के बाद क्या किया जाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। जब भी हम हाइड्रोलाइज करते हैं ना तो क्या किया जाता है, उसको तोड़कर नया एलिमेंट बनाते हैं। तो डाइसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसेक्राइड्स के अंदर भी अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे यानी इसको हम तोड़ेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा। फॉर सपोज हमारे पास एक एलिमेंट था सक्रोज, हमने सक्रोज को तोड़ा तो अब हमें पता है क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि हम लोगों ने बनाया किससे था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज को हम तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा, माल्टोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाएगा हमें। इसी तरह अगर हमें इनको बनाना है तो हम इनको जोड़ देंगे, अगर हमें इनको तोड़ना है तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे, तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या है, हमारे पास लॉन्ग चेन्स होती हैं मोनोसेकेराइड्स की, यानी उसी तरह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये सब मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, एक लंबी चेन बन जाएगी। उस चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड। अब जो स्टार्च होता है ना हमारे पास, स्टार्च हमारे पास प्लांट का स्टोरेज मटेरियल होता है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स का होता है, ह्यूमंस का होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में सेलुलोज आ जाता है। आपके पास प्योर सेलुलोज की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कॉटन देखी होगी आपने, रुई जिसको कहा जाता है, कपास कहते हैं हम जिसको, वो हमारे पास प्योर सेलुलोज की एग्जांपल है। उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, हेक्सागोनल डायगोनल पता नहीं किन किन स्ट्रक्चर्स में वो फोल्ड हुई होती हैं और वो एक कॉटन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। प्लांट के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सेलुलोज होती है, हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो इसको जो है वो स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, और काइटन है इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन बनाती है। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैंने तो पहले कहा कि सेलुलोज जो होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो जो हार्ड होती है ना उसके अंदर कुछ डिपोजिशंस और भी होती है, कुछ मिनरल्स कुछ आइंस उसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं उसके साथ साथ, जिसकी वजह से वो मज़ीद हार्डनेस की तरफ जाती है। जबकि कॉटन के अंदर प्योर सेलुलोज पाई जाती है जो सॉफ्ट इन नेचर होती है। उसके बाद अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करें ना तो हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया कि मोस्टली सॉल्यूबल होते हैं लेकिन सब सॉल्यूबल नहीं होते। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या है, हमारे पास इनसॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल कैसे है, ग्लाइकोजन है ना, अगर हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। उसी तरह अगर आप जैसे हम आलू कट करते हैं तो उसका जो पाउडरी फॉर्म होता है उसको हम जितना मर्जी वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। कुछ देर अगर हम उसको पानी को छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, एक लेयर बन जाएगी उसकी। तो दैट मीन मोस्टली जो है वो पॉलीसेकेराइड्स इनसॉल्यूबल इन नेचर होते हैं। स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये प्लांट्स को। अब नेक्स्ट डिटेल में इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ डिटेल में स्ट्रक्चर्स हैं कि पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हमने पीछे डिस्कस नहीं किया था, यहाँ हम पे इसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी थ्योरी के लिए बहुत जो है वो शॉर्ट सी डेफिनेशंस हम लोगों ने यहाँ पे रखी हैं। मोनोसेकेराइड क्या है हमारे पास, सबसे पहले सिंपल शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल शुगर। अब ऐसे शुगर्स हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। सबसे पहले ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर फ्रूट और प्लांट्स आ जाते हैं। फिर फ्रक्टोज है जिसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज है फाउंड इन लैक्टोज गिविंग थिंग्स लाइक मिल्क। ये कहाँ है, मिल्क के अंदर पाया जाता है गैलेक्टोज। उसके बाद हम मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये किसका है, मोनोसेकेराइड का है। ये सिंपल यूनिट है, इसको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते, ये एक मोनोसेकेराइड है। फिर डाइसेकेराइड की बात करते हैं कि अगर हम डाइसेकेराइड की बात करेंगे तो दो मोनोसेकेराइड्स आएंगे। कैन बी हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो मोनोसेकेराइड है। दो चीज़ों को अलग करना पॉसिबल है, एक चीज़ को अलग करना पॉसिबल नहीं होता। हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे क्योंकि दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक बात है कि सक्रोज है। सक्रोज क्या है, इसको हम टेबल शुगर का नाम भी देते हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द शुगर इज़ टेबल शुगर। तो सक्रोज हमारे पास टेबल शुगर है। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो है वो हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये बनाया गया था ना तो इसके अंदर एक ग्लूकोज लगा था और एक ग्लूकोज लगा था और एक इसके अंदर फ्रक्टोज लगा था, जिसके नतीजे में हमें सक्रोज मिला था। उसके बाद नेक्स्ट लैक्टोज था। लैक्टोज भी हमने पढ़ा था। लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज था हमारे पास पीछे, और कौन सा एलिमेंट था अगर हम यहाँ देखें तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों मिलकर लैक्टोज बना रहे थे, और इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। माल्ट क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है, माल्ट शुगर हमारे पास बनाई जाती है।
अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट वन क्या है, माल्टोस। माल्टोस क्या है, जर्मिनेशन ग्रेन्स के अंदर होता है। वीट, बार्ले, कॉर्न, राइस, जितने भी हमारे पास ग्रेन्स होते हैं ना, उसके अंदर जो शुगर पाया जाता है वो क्या होता है, माल्टोस होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें, ये एक मोनोसेक्राइड था, ये दो मोनोसेक्राइड थे, मिलकर इसने क्या बनाया, डाइसेक्राइड। और दोनों जब आपस में ज्वाइन हुए तो इनके बीच में एक लिंकेज बना, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये लिंक होता है, ये बॉन्ड होता है जो दो मोनोसेक्राइड्स को, तीन मोनोसेक्राइड्स को, चार मोनोसेक्राइड्स को आपस में होल्ड करके रखता है। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। जो वर्ड ओलिगो होता है उससे मीन्स होता है फ्यू। वर्ड ओलिगो इंडिकेट करता है, जहाँ भी आ जाए तो आपने आंखें बंद करके उस पर लगाना है फ्यू या लेस, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे सेक्राइड्स हैं जो क्या है, WHO डिफाइन करती है कि ओलिगोसेक्राइड है हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 3 से 9 यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड्स के। अगर हम या तो 3 होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, 3 से कम होगा तो हम उसको डाइसेक्राइड कहेंगे, और 9 से ज़्यादा होंगे तो हम उसको कहेंगे पॉलीसेक्राइड। 3 से 9 तक इसके अंदर यूनिट होने चाहिए, मोनोसेक्राइड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेफेनोज और स्टाइओज हमारे पास मौजूद हैं। इनको हम ट्राइसराइड्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर 3 मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 3 मोनोमर्स, 3 मोनोमर्स मिलते हैं, कौन कौन से, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, ओलिगोसेक्राइड्स। अब हमने क्या पढ़ा, दोबारा समझे, या तो 3 से कम होंगे तो डाइसेक्राइड होगा। अब ओलिगोसेक्राइड होने के लिए कंडीशन ये है कि उसमें 3 से 9 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होने चाहिए। 3 से 9, 3 अगर यूनिट होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्राइसराइड्स। जैसे हमने मोनो डाई पढ़ा था ना, कि मोनो मतलब 1 होगा, डाई मतलब 2, तो ट्राई मतलब 3 सेक्राइड्स, 3 यूनिट होंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये किस किस में पाया जाता है, हमारे पास गार्लिक, जो हम लहसुन खाते हैं, वीट है, ऑनियन है, इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हम पीछे पढ़ चुके हैं। पॉलीसेक्राइड हाइड्रोलाइज हो सकता है, मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे हमें। पॉलीसेक्राइड क्या है, नेचुरली अक्यरिंग पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत लंबा लॉन्ग चेन है। बायोपॉलीमर्स है, बायोपॉलीमर्स मतलब जो ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है और उनके कारआमद है, उनके फंक्शन में है। दे इंक्लूड स्टार्च, सेलुलोज, बोथ पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के। स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है और क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट यूनिट इजीली ऐड होते हैं, और स्टोरेज होता है एनर्जी का और रिमूवल का। मतलब जब हमें उसकी नीड नहीं है ग्लूकोज की, तो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, हमारे लिवर के अंदर, हमारे फैट टिश्यूज़ के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, मसल्स के अंदर। और उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर प्लांट्स की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पे हमारे पास फोटो मौजूद है कि यहाँ पे पॉलीसेक्राइड आप देख सकते हैं 1 2 3, और आगे ये जो इंडिकेट कर रहा है ना, दैट मीन इससे आगे पूरी चेन मौजूद है। अब इससे इधर भी चेन मौजूद है 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, अगर देखा जाए तो यहाँ पे O मौजूद है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी O मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास यही सेम बॉन्ड है, कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि ये पूरा एक स्टार्च बनाया गया है और इसके एक सिंगल यूनिट की यहाँ पे फ़ोटो बड़ी की गई है कि ये चीज़ यहाँ मौजूद है, जबकि हकीकत में ये क्या है, एक बहुत बड़ी चेन है यहाँ पर पॉलीसेक्राइड्स की। अब हम दोबारा अगर हम इसको देखें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, मोनोसेक्राइड कभी नहीं टूट सकते। डाइसेक्राइड टूटेगा तो हमें कम से कम 2 मोनोसेक्राइड देगा। ओलिगोसेक्राइड में अगर हम सिंपल बात करें तो ट्राइग्लाइसराइड आ जाता है, ट्राइसेक्राइड्स आ जाता है। ट्राइसेक्राइड्स को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 मोनोसेक्राइड मिलेंगे, जबकि हम पॉलीसेक्राइड को तोड़ेंगे तो बहुत सारे मैनी मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, क्योंकि हम वो बहुत सारे हज़ारों मोनोसेक्राइड से मिलकर पॉलीसेक्राइड बनता है। अब नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है, देखिए अब स्टार्च है, हमें पता है स्टार्च किसका है, प्लांट का हमारे पास जो है वो रिज़र्व फूड, या हम कह सकते हैं किसका, स्टोरेज हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स की। अब यहाँ पे लॉन्ग चेन दिख रही है आपको, मोनोसेक्राइड्स बहुत सारे मिले हुए हैं। उसके बाद सेलुलोज है, सेलुलोज किस में पाया जाता है, ये भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन में ये मदद करता है।
सपोर्ट देने में, फ्रेमवर्क देने में। उसके बाद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, ह्यूमंस के अंदर स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। अब यहाँ पे लिवर इंडिकेट किया गया है, इससे हमेशा याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, हमारे पास लिवर के अंदर स्टोर हो रहा होता है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो बनते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड रिपीट हो रहे होते हैं बार 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 बार, और मिलकर जो है वो एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, और इन दोनों को जो जोड़ के रखता है आपस में वो बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट ये देखिए कंपोजिशन है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स। अगर हम देखें तो मोनोसेकेराइड हमारे पास सिंगल यूनिट है, डाइसेकेराइड 2 यूनिट होते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंदर बहुत सारे होते हैं। ओलिगोसेकेराइड के अंदर हमें पता है 3 से 9 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 9 से ज़्यादा होंगे तो हम पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे उसको। उसके बाद अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है हमारे पास मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, डाइसेकेराइड के अंदर सक्रोज और लैक्टोज। सक्रोज हमारे पास मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ, लैक्टोज हमारे पास मिल्क शुगर है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। उसके बाद हमारे पास पॉलीसेकेराइड है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये हमारे पास ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स होती हैं जो मिलकर ये बनाती हैं। अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो ये हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड हमारे पास टेस्टलेस होते हैं। कभी आप लोगों ने कॉटन को खाने की कोशिश की है तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसी तरह स्टार्च है अगर हम उसको खाएंगे तो उसका भी कोई टेस्ट नहीं होता। सॉल्युबिलिटी देखते हैं, यानी वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल, तो क्या करते हैं मोनोसेकेराइड क्या करते हैं हमारे पास सॉल्युबल है वाटर के अंदर, डाइसेकेराइड भी सॉल्युबल है, जबकि पॉलीसेकेराइड हमारे पास इनसॉल्युबल इन नेचर होता है, कभी भी ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास इमीडिएट एनर्जी कौन देता है, मोनोसेकेराइड, और क्विक एनर्जी देता है डाइसेकेराइड्स। और उसके बाद स्टोरेज और स्ट्रक्चरल एनर्जी होती है पॉलीसेकेराइड्स। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इनके फंक्शन भी इसी तरह इनलिस्ट कर सकते हैं, इनकी क्वालिटीज़ भी आप इसी तरह बयान कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिफाइन द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये है कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ग्लूकोज टूटता है तो बहुत सारे एटीपी बनाता है। उसके बाद एनर्जी स्टोरेज का काम करता है हमारे पास अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है हमारे पास, सेल सिग्नलिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है, और राइबोज डेक्सट्रोज जो हमारे पास ये वाले कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पहली स्लाइड्स के अंदर अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास इसके फंक्शंस क्या थे, एनर्जी सोर्स है, स्ट्रक्चर सपोर्ट है, स्टोरेज और रिकॉग्नाइजेशन। एनर्जी सोर्स हमने पढ़ ली कि एनर्जी हमें कैसे प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज टूटेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो हमारे सेल यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चरल सपोर्ट में आप 2 लाइनें ऐड कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से कि हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर ये क्या करता है, सेलुलोज की मदद से और काइटिन की मदद से स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलकर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है, जैसे कि प्रोटीन के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, फैट के साथ मिलेगा तो ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, तो वो भी क्या करते हैं सेल सिग्नलिंग में मदद करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वो भी सेम ही था कि कंजुगेशन में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड होंगे और सेल टू सेल सिग्नलिंग प्रोवाइड करेंगे। हमारे इम्यूनिटी के अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा लेंगे कि सेल मार्कर के तौर पर काम करेगा कार्बोहाइड्रेट, और हमारे एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं कैसे, कि सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला यूनिट हमारे पास आ जाता है मोनोसेकेराइड, यानी 1 यूनिट। उसके बाद नंबर 2 पे मोनोसेकेराइड आएंगे, 2 मोनोसेकेराइड आएंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे, डाइसेकेराइड। फिर डाइसेकेराइड में हमारे पास चलो 3 यूनिट आ गए तो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड बनता है जो इंटरमीडिएट है। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड्स आपस में मिलकर पॉलीसेकेराइड मिलेंगे। अगर हम इस बेसिस पे चलें तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड, फिर उसके बाद हमारे पास डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड बनाएंगे, फिर डाइसेकेराइड्स बहुत सारे मिलकर पॉलीसेकेराइड्स आपस में बनाते जाएंगे। और अगर हम तोड़ेंगे तो पॉलीसेकेराइड टूट के मैनी यूनिट्स देगा कार्बोहाइड्रेट के, डाइसेकेराइड हमारे पास 2 देगा और मोनोसेकेराइड टूट ही नहीं सकता। और ओलिगोसेकेराइड को अगर हम तोड़ेंगे तो जितने यूनिट से मिलकर बना था वो उतने से उतना जुड़ जाएगा। ओलिगोसेकेराइड की शर्त यह है कि उसके अंदर 3 से 9 हमारे पास यूनिट मौजूद होने चाहिए। इससे कम होंगे, 3 से कम होंगे तो उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे, 9 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है, सबसे पहले क्या है हमारे पास 40% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी सोर्स है, हमारी बॉडी को एनर्जी यही प्रोवाइड करता है।
15% कार्बोहाइड्रेट सेल सिग्नलिंग और डीएनए, जो हम लोगों ने पीछे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कुछ नाम पढ़ा था, वो डीएनए बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर और बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर। 20% कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और 25% जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करवाते हैं, ताकि जब हमें चाहिए हो तो वो एनर्जी हमें मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे और हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्रैब साइकिल आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज कैसे टूटता है और टूट के किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी तो हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज की एनाबॉलिज्म, यानी ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का बनना। कार्बोहाइड्रेट की एनाबॉलिज्म हमने पढ़ी है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं ना, और उसके फंक्शंस हमने पढ़े। फिर इसी कार्बोहाइड्रेट को हम आगे कैटाबॉलिज्म करवाएंगे इसकी, और उसको तोड़ के हम एनर्जी प्रोडक्शन करवाएंगे, तो ही हमारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।